डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जिन्होंने की काफ़ी वैकेंसी निकाली है, मेरे स्टूडेंट ने बताया है असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस के लिए गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। और मेरे कई स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को अक्टूबर में देने की तैयारी कर रहे हैं उनके हेल्प के लिए। लेकिन केवल उनके हेल्प के लिए नहीं, आप जानेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट पेपर है, अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। उनके हेल्प के लिए स्पेसिफिकली 2016 की पेपर वन, ये भी बड़ी अजीब बात है कि इसमें पेपर वन है और पेपर टू भी है। दो पेपर पॉलिटिकल साइंस पर और दोनों में 150 क्वेश्चन, मतलब ये 300 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई डोंट नो, ये 2016 का है, 8 साल पहले, तो अभी क्या स्ट्रक्चर है भी मुझे, मेरे लिए भी जानना बाकी है। लेकिन ये पेपर तो एक तरह का मिनी ग्रंथ जैसा है, मतलब आप ऐसे समझिए कि इट्स ए स्टोर हाउस ऑफ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी थॉटफुल क्वेश्चन। तो आप चाहें तो इस 200-300 क्वेश्चन से आप हजारों क्वेश्चन डिराइव कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट की और कई कई एग्जाम की, असिस्टेंट प्रोफेसर सेट की। तो ये मदर एनालिसिस जैसा भी आप इसको समझ सकते हैं। सो 2016 पेपर वन की चर्चा करेंगे, एनालाइज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बोलूंगा। मैं लिख नहीं पाया क्योंकि मैं बुरी तरीके से टायर्ड हुआ 150 क्वेश्चन को देखने में। आप समझेंगे क्यों मैं टायर्ड हुआ। जब आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इट इज इवन वे हायर देन जो अभी आजकल यूजीसी नेट पूछ रही है या सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की। सो लेट अस सी, वी विल ट्राई कि इसको कैसे हम लोग जो है एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सभी एग्जाम के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यदि आप इस लेवल के क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं तो फिर बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान लगेंगे। सो लेट अस बिगिन। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 पेपर वन। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, आप सबको बताना और इनवाइट करना भी कि मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि कैसे जो है यूजीसी नेट दिसंबर 23 की साइकिल, उसके साथ आरपीएससी जैसे एग्जाम, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसकी तैयारी बेस्ट वे में कैसे की जा सकती है। इस पे मैं लगातार सोचता रहता हूँ। जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि जो मैचिंग लेवल के टेस्ट पेपर होते हैं, यदि लगातार स्टूडेंट उसको रिवाइज करें और उसके बारे में सोचें, डिस्कस करें, डाउट क्लियर करें और थोड़ी बहुत बैकग्राउंड पढ़ाई करें, तो बेस्ट जो है वो रिवीजन हो सकती है। यूजीसी नेट गाइड और ऑब्जेक्टिव जो मैंने बुक निकाली है, इस प्रयास में एक मैंने ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे। आप सब उसमें शामिल हो सकते हैं। उसमें क्या है यहाँ पे लिखी गई है, मतलब नट सेल में इसको इसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। मैं ये 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक ये चलेगी, 5 मंथ तक। उसमें इन सभी एग्जाम के बारे में आप जो है तैयारी कर सकते हैं। खास करके ये है तो वैसे यूजीसी नेट के लिए, लेकिन आपको पता है कि सभी एग्जाम उससे मिलते जुलते हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो रजिस्ट्रेशन जो है ओपन है, आप इस पे मेल कर सकते हैं, इस मेल आईडी पे। और अभी जो है जस्ट इसलिए कि बहुत स्टूडेंट आए और मतलब कम से कम खर्च पे आए, इसलिए इस पे एक ह्यूज डिस्काउंट भी अभी जो है चल रही है। जैसे कि मेरा पर्पस ये है कि आप एक नॉमिनल कॉस्ट पे आए। आपको पता है कि जितने भी प्लेटफॉर्म आपको अभी होंगे यूजीसी नेट और अदर्स के लिए, उन सब से बहुत ही कम कॉस्ट पे और सबसे अच्छे ढंग से यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है, जो मुझे लगता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ डिटेल दी गई। ये जो है पेपर वन की सिलेबस है, जो मैंने इसलिए दे दिया है कि आरपीएससी यदि आप दे रहे हैं तो इसको जरूर गौर से देखिए, क्योंकि स्पेसिफिक थोड़ी सिलेबस है, कुछ कुछ टॉपिक, अदरवाइज तो यूजीसी नेट जैसे ही सिलेबस है। आप देख सकते हैं कि पेपर वन में क्या क्या है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। आईआर के थ्योरीज एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, आईपीटी है, पॉलिटिकल थ्योरी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर का करते हैं दौर शुरू। जैसा मैंने पहले कहा कि ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का है, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन को यदि छोड़ दें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है इसके, वो थोड़े लो लेवल के हैं। वो यूजीसी नेट में उससे थोड़ा हायर आता है, यहाँ थोड़े से लो हैं। लेकिन यदि इसके आप पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन देखें, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के, इवन इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी के, तो वे हायर देन मेनी अदर एग्जाम, इवन यूजीसी नेट है। ये इन क्वेश्चन को आप अर्बिट नहीं कर सकते। इन्होंने किया क्या है कि आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत डीपर आपने जो है एक तरह का रिसर्च किया हुआ हर थीम पे। ऐसा होता नहीं है और ये कोई भी इतना मास्टर नहीं होता। मैंने भी इतनी स्टडी की है, लेकिन कई क्वेश्चन मुझे भी खासी
परेशानी हुई और उस लेवल पे जाकर के, इसलिए कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए फिर भी छोड़ दिया है क्योंकि मैं जितना लिमिटेड टाइम है उसमें मैं उसको रिसर्च कर भी नहीं पाया। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने देखा, मैं लिख नहीं पाया हूं, मेरे मेरे बात पे ज़्यादा गौर कीजिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज इसको बनाने में मुझे और बहुत टाइम लग जाता है। विद दिस डिस्क्लेमर, और ये भी मैं बता दूं कि इसमें 150 क्वेश्चन है, माय गॉड ये इतना थकाने वाला है, और मैं रिकॉर्ड शुरू कर रहा हूं तो मुझे अभी से थकान हो रही है कि 150 क्वेश्चन कैसे होंगे। सो प्लीज़ बियर विथ मी, और यदि मैं हड़बड़ी में चलूं तो इस पर थोड़ा बुरा मत मानिएगा, आप और रिसर्च कर लीजिए। और इसमें मैं, जैसा मैंने कहा कि ये ग्रंथ हो सकती है, मदर क्वेश्चन सेट आपके लिए हो सकता है, जो केवल आरपीएससी नहीं लेकिन यूजीसी नेट एंड मेनी अदर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। यदि मैं ये 150 और इसके पेपर 2 को भी एनालाइज कर दूं तो वाओ, आपके पास में 300, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट लेवल के, डिफिकल्ट मींस नॉट आर्बिट, गुड क्वेश्चन आप देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट कंपोनेंट ऑफ अर्थशास्त्र। कुछ क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजिंग, इसमें पहला ही जो है कंफ्यूजिंग है, मतलब कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र से इसका कौन सा रिलेटेड नहीं है, कौन सा जो उसको नहीं माना सकता। अर्थशास्त्र एक रियलिस्ट डॉक्यूमेंट है, आपको पता है रियलिज्म के बेसिस पे है, जो आईआर में रियलिज्म होती है, ब्रूट इंटरेस्ट एंड पावर का गेम। एमोरल भी है ये, एमोरल का मतलब जो है इमोरल नहीं होता है, दोनों में वर्ड में डिफरेंस समझिएगा। इमोरल मतलब होता है मोरल का उल्टा, एमोरल मतलब होता है उसमें मोरलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब वो मोरलिटी से परे है, और यही तो है अर्थशास्त्र में, वो एमोरल है, मतलब वहां पे मोरल इनडिफरेंस है। पॉलिटिक्स की अपनी मोरलिटी होती है, जो कन्वेंशनल मोरलिटी नहीं, जो मैकियावेलियन है। स्टेट क्राफ्ट भी इसका एक कंपोनेंट है, आपको पता है। और मटेरियलिज्म तो है ही, अर्थ, अर्थ मतलब मटेरियल, और अर्थ को इसमें धर्म से भी, इसलिए इसमें सभी सही है। आई डोंट नो, तो पहला जो है डाउटफुल क्वेश्चन है, इन्होंने कोशिश किया अच्छा क्वेश्चन बनाने का, और ये क्वेश्चन आपको कितना ज्ञान देता है कि रियलिज्म, मोरलिटी, स्टेट क्राफ्ट, मटेरियलिज्म, ये सब प्रैग्मेटिज्म, ये सब जो है अर्थशास्त्र के कंपोनेंट है। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनवैलिड हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए, बुद्धा को आप धम्मा से मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कौटिल्य को 7 लिम्स ऑफ सप्तांग थ्योरी, जो 7 लिम्स ऑफ द स्टेट है। महावीरा को निर्वाणा से। मनु को आप वेलफेयर स्टेट से, चूंकि एक ही बच जाता है तो उसको करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मनु तो सोशल लॉ पे है, तो चलिए इसको आप निकाल दीजिए। विच वन ऑफ द 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटीज फ्रॉम वेयर स्वामी दयानंद सरस्वती बोरोड द कंसेप्शन ऑफ मोनार्की। अब यहां ये क्वेश्चन आपको बम करने लगता है, फर्स्ट स्लाइड तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। अब दयानंद सरस्वती ने मोनार्की का कॉन्सेप्ट किससे लिया है। वैसे दयानंद सरस्वती आपके सिलेबस में है आरपीएससी में, तो आपको शायद ये जानना चाहिए। चूंकि मैंने दयानंद सरस्वती कितना डिटेल में नहीं पढ़ा तो मुझे थोड़ा नेट पे देखना पड़ा। वैसे बहुत आसानी से मिल जाता है कि उन्होंने मनुस्मृति से आइडियल जो मोनार्की है उसका कॉन्सेप्शन लिया था। अब यहाँ पे ये मैच करने का है, इसमें एक से ही काम चल जाता है आपको। मैं हड़बड़ी में करूँगा, ये सब बहुत नोन जो है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं। तो अरविंदो घोष जो है वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं, तो सी का 2 और सी का 2 चूंकि एक ही में है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको हो जाता है। बाकी को आप जस्ट मैच कर लीजिएगा, बिना मैच के आप मत आगे बढ़िएगा। यहाँ पे चलिए हम लोग मैच करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो है इनका दयानंद सरस्वती की बुक है, तो ये बी और लाइफ डिवाइन जो है वो इसी 2 से हो जाएगा, अरविंदो घोष की है। तो बी का 1, बी का 1, बी का 1 एक ही में है, तो फिर तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, इन सबको मिला लीजिएगा। ये आपको पता है सैयद अहमद खान की जो है कॉजेज ऑफ ब्रिटिश रिवोल्ट। Who among the following is known as the empirical economist rather than a speculative metaphysician। मतलब वो ज्यादा जो है इकोनॉमिस्ट थे बनिस्पत की वो मेटाफिजिशियन। मतलब क्या होता है, जो परे वर्ल्ड की बात करे कि मतलब इस चीज के होने की क्या मायने हैं, जिसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं, जो हमारे सेंस एक्सपीरियंस से परे की दुनिया के बारे में, जो आइडिया की दुनिया, जो फॉर्म की दुनिया है, प्लेटो के शब्द में उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, जो फिलोसॉफिकल वर्ल्ड जो है, फिलोसफिकल व्यू। तो ये बिल्कुल जो है इसमें से आप देखें दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, तो ये नौरोजी जी पे फिट होती है। वो उन्होंने, आप देखिए, वो एक तरह के इंपेरिकल इकोनॉमिस्ट थे, ना कि कोई फिलोसफर या उस टाइप के नहीं थे। राम मनोहर लोहिया वॉज एन एडवोकेट ऑफ, ये सब आसान क्वेश्चन है। ये डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म, आपको इनका चौखंबा राज्य का कॉन्सेप्ट 4 पिलर स्टेट का याद होगा। सोशलिज्म तो है ही और डिसेंट्रलाइज है, मार्क्सिज्म से ये थोड़े अलग ही हैं,
गिल्ड सोशलिज्म तो बिल्कुल नहीं, ब्रिटेन में था, इंग्लैंड में था, और सिंडिकलिज्म फ्रांस में, तो उससे ये अलग है। यहाँ पे ये भी बहुत आसान है, जयप्रकाश नारायण को आप टोटल रिवॉल्यूशन से मैच कीजिए तो बी का 4 और एक और आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ बी का 4 दो जगह है, तो एक और देख लेते हैं। ए का देखते हैं, महात्मा गांधी को आप सर्वोदय से जोड़ सकते हैं या ट्रस्टीशिप, दोनों से जोड़ सकते हैं। विनोबा भावे को इससे जोड़ दीजिए, क्योंकि ट्रस्टीशिप ज़्यादा मैच महात्मा गांधी से करता है, तो ए का 3 और यहाँ क्रैक हो जाती है। बाकी मैच कर लीजिएगा। अभी तक आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आगे बढ़िए तब आप देखेंगे। सत्याग्रह, एजरसन है, सत्याग्रह इज स्पिरिचुअलाइज्ड एंड मोरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही है, ट्रू है। और रीजन है बिकॉज इट डज नॉट स्ट्रेस ऑन ए मोरल टेलियोलॉजी। यहाँ पे आपको इन्होंने वर्ड घुमा के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया। टेलियोलॉजी का मतलब होता है मतलब कि गोल कैसा है, अंत कैसा है। टेलियो मतलब क्या होता है, एंड। तो मोरल एंड, तो यस मोरल एंड को ये स्ट्रेस करती है। मोरल मीन, मोरल एंड, दोनों मीन्स एंड एंड दोनों मोरल होना चाहिए, इसलिए डू नॉट तो ये गलत हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। तो 1 सही, ए सही, बट रीजन फॉल्स, तो ये सी ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन। यहाँ मैंने वो मिट किया है, लेकिन कोई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बी आर अम्बेडकर आइडियोलॉजी। तो इसमें भी अगेन सब सही है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैन, क्योंकि ये एक रैशनलिस्ट ह्यूमनिस्ट थे, तो रैशनलिटी है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैन मतलब ह्यूमनिस्ट थे। समता समाज भी इन्होंने बनाया था। ग्रेडेड इनइक्वलिटी भी इनका कॉन्सेप्ट था, कास्ट का। ग्रेडेड इनइक्वलिटी का क्या मतलब होता है कि बड़ी मजेदार उन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम एक ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ पे एक कास्ट है वैश्य, उसके नीचे में है शूद्रा, उसके नीचे है क्षत्रिय। तो ये क्षत्रिय से ये दबता भी है, मतलब ये एक्सप्लॉइटेड भी होता है और ये शूद्रा को एक्सप्लॉइट भी करता है। ऐसे ही हजारों जाति की जो एक हायरार्की है, उसमें हर जाति जो है वो एक्सप्लॉइटर भी है, एक्सप्लॉइटेड भी है। तो इस तरह की ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, मतलब नीचे वाले ऊपर को जो है, ऊपर वाला नीचे को दबाता है, और फिर वो जो दबता है वो खुद अपने नीचे को दबाता है, ग्रेडेड इनइक्वलिटी। तो आई डोंट नो इसमें नॉट ए कंपोनेंट क्या कहना चाहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है जहां पे कि ये फंबल कर गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरूज कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें प्लानिंग होगी, इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी, सोशल चेंज होगा। कंजर्वेशन या कंजर्वेटिज्म ये कहना चाहते हैं, वो नहीं थे, चेंज प्रो चेंज थे और बहुत लिबरल थे। तो कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेशन आई डोंट नो क्या, कंजर्वेशन सही बात नहीं है, कंजर्वेटिज्म लिखना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट राइटर इज कॉल्ड द मैकियावेली ऑफ इंडिया। ये सब सभी हम लोग जानते हैं। कौटिल्य को कंपेयर किया था मैकियावेली। अभी आपने देखा इमोरल। द हाइएस्ट एंड ऑफ द लाइफ अकॉर्डिंग टू जैनिज्म क्या है? निर्वाणा है, ऑफ कोर्स। हु एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी? ये सब घिसा पिटा क्वेश्चन है। हु ऑथर्ड द बुक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म? ये लोहिया जी ने किया है। ये सब अभी आपको आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सब एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी टू मीडियम। हु अपोज द विलेज एज द बेसिक यूनिट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसको देखिए, मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं किया है, मैं अपने प्रीवियस नॉलेज से बोल रहा हूँ। इसमें हो सकता है कामत हो और के मुंशी हो, लेकिन मैं इसमें बी आर अम्बेडकर कहूँगा। आप उसे इसको कर लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने पंचायती राज और विलेज जो है बेस्ड पॉलिटी को उन्होंने एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन को भी अपोज किया था। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि विलेज आर द साइट्स ऑफ कास्ट ऑपरेशन। जितना ही ज़्यादा हम पावर देंगे विलेज पंचायत को, उतना ही कास्ट और जो है डीप इंट्रेंस्ड होगा पॉलिटिक्स में, और वो उतना ही हार्म करेगा इंडियन सोसाइटी को। विच एस्पेक्ट ऑफ कौटिल्य 6 फुट पॉलिसी इज रिलेटेड टू मार्चिंग? मार्च मतलब होता है याणा, याणा मतलब मार्चिंग। आसन मतलब चुपचाप एकदम बैठ करके हम देख रहे हैं, पूरी तैयारी में है लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, वेट एंड वॉच। विग्रह जो है, हम विग्रह मतलब कि हम एक तरह का हॉस्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। समसराय मतलब है कि शरण लेना, जो जो मजबूत राष्ट्र है उसके शरण में जा रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन? तो इसमें ये मुझे नेट पे देखना पड़ा कि कुंदाचार्य जो है ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से जुड़े हुए नहीं है, शायद जैन है, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी अश्वघोष, नागार्जुना, दिनग नाग, ये सब बुद्धिज्म से। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये अब जियाउद्दीन बरनी का अगेन एक ये जो क्वेश्चन है ये डाउटफुल है। जिया बरनी को मैंने पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। लेकिन बहुत डिफिकल्ट कहना है कि क्या इंडिविजुअलिज्म को उन्होंने बढ़ाया इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, बहुत डिफिकल्ट है ये कहना। ही कंबाइंड द इस्लामिक आइडिया ऑफ रिलीजन विद द टर्किश आइडिया ऑफ किंगशिप एज द
ओनली वे टू क्रिएट ऑर्डर इन सोसाइटी। ये मुझे लगता है कि शायद ठीक है, ये भी बहुत ही ऑब्सक्योर है, ये मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे कहूँगा कि मतलब ये जो है शायद सही नहीं है, ये सही है। तो वन इज, अब ऐसा तो इसमें है ही, ओनली टू इज करेक्ट, मतलब कि ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर, आप मेरे बात में मत जाइए और रिसर्च कर लीजिए, मैं नहीं खोज पाया इसको इतना पढ़ने के बाद भी। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जवाबिट आपको पता है कि एक स्टेट लॉ है, सेकुलर लॉ है। जवाबिट क्या था, बेसिकली उनका ये कहना था कि मुस्लिम राज कर रहे हैं इंडिया पे, मुस्लिम किंग, तो उनको जो है सरिया से नहीं चल सकता है राजकाज, सरिया तो धर्म की कानून है। तो यहाँ पे आपको एक सेकुलर या स्टेट लॉ या पॉजिटिव लॉ एक सॉवरेन के द्वारा लाना पड़ेगा, और उसको उन्होंने जवाबिट कहा। लेकिन ये भी उन्होंने शर्त दिया कि जवाबिट जो है सरिया को काटना नहीं चाहिए। तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने एक पॉजिटिव या सेकुलर या स्टेट लॉ की बात की। जवाबिट 21 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राजा राम मोहन रॉय, ही सपोर्टेड द मोरल प्रिंसिपल ऑफ न्यू टेस्टामेंट, इनकरेक्ट सॉरी। तो ये तो सब तो सही है। ही अपोज जूरी सिस्टम, ये मुझे लगता है गलत है। ही थॉट दैट संस्कृत लैंग्वेज केप्ट इंडिया डार्क, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू एजुकेशन के समर्थक थे, इसलिए ये भी सही है। ही रिजेक्टेड द आइडल वर्शिप, ये भी सही है, ब्रह्मो समाज नहीं मानता है। तो एक ही बच जाता है कि उन्होंने जूरी सिस्टम ऑफ जस्टिस को अपोज नहीं किया होगा। मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को पढ़ के ही ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने मोरल प्रिंसिपल जो न्यू टेस्टामेंट था उनको तो सपोर्ट किया था। उन्होंने परसेप्ट ऑफ जेसस नाम की किताब भी लिखी थी। Among the following which book is not authored by स्वामी दयानंद। अब मैंने इसको एनालाइज नहीं किया, कट का मतलब आप इसको नेट पे खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा, आप लिखिएगा स्वामी दयानंद बुक्स, आपको मिल जाएंगे, उसमें से खोज लीजिएगा। विच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वॉज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान, स्पेसिफिकली हिंदी में मैं बोल देता हूँ, कौन सा इंस्टीट्यूट उन्होंने खोला था जिससे कि मुस्लिम जो है वो पॉलिटिकल एजिटेशन के पचड़े में ना पड़े, मतलब अंग्रेजों से पंगा ना ले, अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, अपने विकास करें। ये सैयद अहमद खान का पर्पस था एक इंस्टीट्यूट खोलने का या एसोसिएशन, उसका नाम था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। आप देख ही रहे हैं, पैट्रियोटिक मतलब नॉट पैट्रियोटिज्म टू द कंट्री बट द पैट्रियोटिज्म टू द इंग्लिश रूल। तो ये ठीक है, अपने कौम के लिए उन्होंने अच्छा ही किया कि भाई क्यों लड़ाई झगड़े मारपीट और देशद्रोह इन सब में पढ़ो, जेल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो। इसके चलते उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी खोला था, और काफी कई सारे एसोसिएशन, तो ये भी उन्होंने उसी में से। अब हम आते हैं पेरियार पे, जिनका पूरा नाम था ई वी रामास्वामी नायकर। उन्होंने ही टर्म द नेशनलिस्ट डिमांड ऑफ स्वराज एज, तो ये जो है उसको एक तरीके से जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट जो नॉर्थ इंडिया डोमिनेटेड था तिलक का और फिर बाद में गांधी जी का, इसको उन्होंने, क्योंकि जस्टिस पार्टी उन्होंने लॉन्च किया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, दलित की बात करते थे, तो उनका ये कहना था कि जो लोकल इलीट्स है ना इंडिया के, उनका एक तरह का षड्यंत्र है, मतलब वो अपनी हेजमनी चलाना चाहते हैं, अंग्रेजों को भगा के खुद सत्ता। और ये एक विचार अंग्रेजों का भी था, जिसको कि कैम्ब्रिज स्कूल कहते हैं, कि आज़ादी की लड़ाई को आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, वो एक वर्चस्व की लड़ाई थी कि अंग्रेज इलीट को भगा करके लोकल इलीट कब्जा करना चाहते थे इंडियन पॉलिटी पे। ऐसा एक व्यू भी उनका देना था, कंस्पिरेसी ऑफ लोकल इलीट्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग महात्मा गांधी हिंद स्वराज। तो देखिए करेक्ट क्या है, ये जो वायलेंट नेशनलिस्ट थे लाइक सावरकर या इवन तिलक, उन सब का ये जवाब था कि किसको कहते हैं स्वराज। उनके लिए स्वराज जो है, एक व्यक्ति के लिए स्वराज का मतलब था मोरल डेवलपमेंट, मोरल रीजनरेशन, मतलब आदमी जो है देवत्व के तरफ जाए, खुद जो है संत बने, खुद अपनी डिमांड को छोड़े, वांट को छोड़े, मतलब वॉलेंट्री पोवर्टी को अपनाए, सादा जीवन, उच्च विचार करे, तो वो जो है स्वराज है, मतलब मन के ऊपर विजय प्राप्त करना स्वराज है। और एक समाज के लिए जो है सेल्फ गवर्नमेंट है, नॉन हेरार्किकल, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें गांव से लेकर के देश तक जो है कोई एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, सभी जो है समभाव से, और एक ऐसा ग्राम जो कि सेल्फ रिलायंट है, एक ऐसी कम्युनिटी जो सेल्फ रिलायंट है, अपने से अपना काम करती है। इस टाइप का जो कम्युनिटी लाइफ, जो इंडिविजुअल और कम्युनिटी लाइफ को बैलेंस करता है, ये सब उनके लिए स्वराज था। तो ये सब सही है। इट इज़ रिटन इन डायलॉग स्टाइल, डायलॉग स्टाइल में लिखते हैं, वो बातें करते हैं, एक जो है एक जनता है या एक राष्ट्र, मतलब एक भारतीय नागरिक है, और वो उससे क्वेश्चन पूछता है और वो जवाब देते हैं। शायद वो प्लेटो के जो डायलॉग लिखने की शैली थी उससे प्रभावित हुए थे। तो एक ही बच जाता है जो इनकरेक्ट होगा, कि इट व्यूज ब्रिटिश रूल एज मॉडर्न सिविलाइजेशन। वो ऐसा कुछ नहीं, मॉडर्न मतलब कि इन गुड सेंस, वो मानते थे कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो खुद ही डिबेस्ड है,
यहाँ पे वो रूसों से मिलते जुलते हैं, जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक गिरा हुआ सिविलाइजेशन मानते हैं। उसी टाइप की बात महात्मा गांधी भी कहते हैं कि सो कॉल्ड जो यूरोपियन सिविलाइजेशन वो कोई मॉडर्न नहीं है, वो मेटेरियलिस्टिक है और वो वायलेंस पे आधारित है, वो व्यक्तिवादी है, स्वार्थी है, एंड लाइक दिस। द लास्ट पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेड बाय बी आर अम्बेडकर, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी सबसे बाद में उन्होंने खोला था, तो मैं इसको टिक मार रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपको, दलित पैंथर तो उन्होंने स्टैब्लिश किया भी नहीं था, ये सब उन्होंने किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋषि खेती, तो बिनेवा भाभी जो ऋषि खेती, जिसको अभी ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, उस टाइप का है। मतलब जैसे कि आप खेती ऐसे कीजिए कि आप संत हो, तो उस टाइप, जैसे कि आप ना तो ट्रैक्टर यूज कीजिए, ना हल यूज कीजिए, ना बुलॉक काट कीजिए, उस टाइप की जो खेती है नेचुरल खेती वो कीजिए। तो फार्मिंग विदाउट यूजिंग बुलॉक्स एंड ट्रैक्टर्स एंड मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स एंड ऑल। द इसेंस ऑफ जयप्रकाश नारायण अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज, तो इनका इसेंस क्या होगा? आप देखिए, ऑक्यूपेशनल रिप्रेजेंटेशन, आई डोंट थिंक, क्लास कोऑपरेशन विद चेंज ऑफ हार्ट, रिवोल्यूशनरी पीपल्स विल, मुझे लगता है सबसे जो अच्छा है वो है रिवोल्यूशनरी पीपल विल, उसी पे तो संपूर्ण क्रांति उन्होंने किया, तो मैं इसके लिए जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इट इज नॉट समथिंग कि आपको चेक नहीं करना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग अमृत सेन, ही अप्रिशिएट्स द पैरेटो ऑप्टिमल। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कहेंगे सर पैरेटो ऑप्टिमल है क्या? वैसे ये स्टेटमेंट सही है। ये एप्रिसिएट नहीं, वो डेप्रिकेट करते हैं। बेसिकली वो कहते क्या है, पैरेटो ऑप्टिमल क्या होता है? ये पैरेटो ने दिया था ये थॉट, इकोनॉमिस्ट, कि समाज में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ, इनकम, इन सब का, प्राइमरी सोशल गुड का, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कि वो बेस्ट है, वो ऑप्टिमम है। मतलब यदि आप उसको किसी एक को आप और बेहतर कुछ देना चाहते हो, तो आपको किसी दूसरे को कम करके ही बेहतर देना पड़ेगा, तभी आप दे पाओगे। यदि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विलिब्रियम समाज में वेल्थ इनकम का, इसको पैरेटो ऑप्टिमलिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये अच्छा माना जाता है। यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपने बेस्ट वे में जो है वेल्थ एंड इनकम या रिवार्ड, ऑनर, जो कहिए, प्राइमरी सोशल गुड, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, गुड। लेकिन प्रोफेसर सेन कहते हैं कि इवन यदि एक समाज में पैरेटो ऑप्टिमलिटी हो डिस्ट्रीब्यूशन करने में वेल्थ इनकम को, तब भी जो है वो समाज बहुत ही बुरा हो सकता है, उसमें बहुत अन्याय हो सकता है। सो इसको, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ही emphasizes on the equality of capability rather than the equality of resources, क्योंकि ये equality of resources की बात करता है, वो कहते हैं नहीं, कैपेबिलिटी को जो है इक्वल करो, सभी की कैपेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद कोई अमीर हो गरीब हो वो अलग बात है, कोई अमीर कोई भी गरीब रहेगा ही नहीं। उनका कहना है कि गरीब इसलिए गरीब नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, गरीब इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, मार्केट्स एंड सोशल रिकॉग्निशन, डिग्निटी, इट इज। तो इसीलिए 1 इज फॉल्स, तो ओनली 2 इज करेक्ट। 30 देखिए, फॉर विच वर्क अमृत सेन वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 19, ये तो पहले तो 1998 में उनको दिया गया था, जो मैंने नेट पे देखा, 88 नहीं, उसको भी चेक कर लीजिएगा। और ये मैं कहूँगा कि ये इकोनॉमिक्स ऑफ फेमीन के लिए दिया गया था। वैसे बहुत स्पष्ट नहीं, बहुत चीज़ों के लिए उनको दिया गया था, लेकिन जो उन्होंने अकाल की जो एनालिसिस की थी, इकोनॉमीज की थी, और कैसे वो जुड़ा हुआ है कैपेबिलिटी अप्रोच से, उसके लिए उनको मिला था। 31 देखिए, डी फैक्टो सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है? डी फैक्टो मतलब होता है एक्चुअल में, रियल में। डी जीरो मतलब होता है लीगली, तो लीगल तो होगा नहीं, उसका उल्टा है एक्चुअल ओबीडियंस टू कमांड होगा, यही तो है एक्चुअल। मतलब मान लीजिए कोई कहे कि हमारे यहाँ डी फैक्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ स्टेट है, जबकि डी जीरो जो है वो तो प्रेसिडेंट है, लेकिन देखने में जो डे टू डे दिखता है वो तो प्राइम मिनिस्टर दिखता है, तो डी फैक्टो है। ये दोनों टर्म का मतलब तो आप जानते होंगे। Which one of the following school argued that the concept of sovereignty be removed from political theory? तो concept of sovereignty be removed from political theory, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा। आई वुड हैव गॉन विथ प्लूरलिज्म, क्योंकि प्लूरलिज्म जो है वो ये मानते हैं कि सॉवरेंटी जो है एक कोई डिटर्मिनेट, एक इंडिविजुअल या ग्रुप में ही सारी सत्ता निहित है, और वो कुछ भी कर सकता है, कोई ऑर्डर दे सकता है, उसके ऊपर कोई नहीं है। इस टाइप की व्यवस्था जो है प्लूरलिज्म काटता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि
सो कॉल्ड सॉवरेनिटी वो डिफरेंट ग्रुप्स कम्युनिटी में जो है डिवाइड होती है और कई मल्टीपल लोकस होते हैं सॉवरेनिटी के अकॉर्डिंग टू। लेकिन और चेक कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू सबाल्टर्न व्यू आपको पता है दबे कुचले मार्जिनलाइज लोगों के व्यू से पॉलिटिक्स को देखना, हिस्ट्री को देखना और उनकी बातें करना। द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप। वो तो कहेंगे ही कि मार्जिनलाइज ग्रुप को प्रमोट करना स्टेट का फंक्शन है। Which one of the following is the method by which the developed countries exercise their influence over the post-colonial state? तो यहाँ पे भी आके ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वेग हो जाता है। अब आप देखेंगे कि इसको नियो कॉलोनियलिज्म या इंपेरियलिज्म कहते हैं। वो डिप्लोमेसी तो चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन इकोनॉमिक एड के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, कॉमर्स के थ्रू, सबके थ्रू वो इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अब इसको क्या कहें, ये क्या कहना चाहते हैं? सेटर ही जानता है कि इसमें से किसको वो सही मानता है। शायद इकोनॉमिक एड को मानता होगा। ये सब ये कई जगह ये गफलत में पड़े हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द बेस्ट टाइप ऑफ लेजिटिमेट ऑथोरिटी ऑफ कोर्स लीगल रैशनल होती है, ना कि ट्रेडिशनल एंड करिस्मेटिक। लीगल रैशनल मतलब कि जो ऑथोरिटी है वो इसीलिए है क्योंकि वो वहाँ पे उसकी एबिलिटी है, उसके पास में स्किल सेट है, इसलिए नहीं कि वो किसी खानदान में जन्म लिया इसलिए लीडर है, या उसका बहुत करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, जादू टोना जानता है, उसका चार्म है इसलिए। तो लीगल रैशनल ऑथोरिटी के बेसिस पे ही मॉडर्निटी का विकास हुआ है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का विकास हुआ है। According to Marx, no political system is legitimate unless it strives for। अब इसको आप देखेंगे तो केवल एक मुझे समझ में आता है, वो है इमेंसिपेशन ऑफ मैन। क्योंकि अल्टीमेट जो है उनकी ये थी कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम का अल्टीमेट एम जो है वो अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ मैन होना चाहिए, इमेंसिपेशन ऑफ मैन होना चाहिए। तो मैं इसको सही बोलूंगा, लेकिन फिर भी Which one of the following statement convey the meaning of legitimacy? Legitimacy क्या होती है, जो यहाँ पे इतना लंबा लिखा भी है। सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, इसको पढ़िए। It means the capacity to produce and maintain a belief that the existing political institutions are the most appropriate for the society. लेजिटिमेसी का मतलब ये होता है कि जब किसी भी सिस्टम को पब्लिक सोचती है कि ये सही है। जैसे अभी मान लीजिए हमारी केंद्र सरकार है, यदि लोग कल को सोचे कि नहीं ये केंद्र सरकार, जैसे मणिपुर में आप देखिए, आपको एग्जांपल देते हैं, वो अपनी सरकार, अपनी लेजिटिमेसी लगभग खो चुकी है। अब वहां के लोगों के नज़र में देखिए, खास करके कुकी, तो बोलेंगे कि ये सरकार लेजिटिमेट नहीं है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जब आप किसी भी संस्था को, किसी भी व्यवस्था को, या कोई भी जो अथॉरिटी होती है, यदि उसके ऊपर औचित्य पे प्रश्न लगा देते हैं, आपको लगता है कि ये इसका होना ही नहीं चाहिए, तो उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? डी ज्यूरो मतलब होता है लीगल, डी फैक्टो मतलब एक्चुअल, तो लीगल फैक्चुअल। टिटुलर, टाइटुलर मतलब होता है नाम मात्र का सॉवरेन, तो वन हु एक्चुअली यूज, तो ये तो उल्टा हो गया, तो यही गलत है। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब पावर टू द पीपल, पीपल आर सॉवरेन। ट्यूटुलर सॉवरेनिटी, जैसे ट्यूटुलर हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है इंडिया में, नाम मात्र का, ट्यूटुलर मतलब नाम मात्र का। जैसे पहले होता था ना कि 10 साल का कोई राजा है तो उसको ट्यूटुलर राजा बना दिया, लेकिन एक कोई आदमी एक्चुअल में राजा का काम करता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग method is best for the representation of minority? Of course I will go with proportional representation. इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देता है, क्योंकि जितने परसेंट माइनॉरिटी हैं उतने परसेंट वो वोट देंगे, उतने परसेंट उनको लगभग सीट मिल जाती है। Who among the following thinker is regarded as the first scientific socialist thinker? Of course Karl Marx। यहाँ मार्क्स था, छिप गया है। इन्होंने अपने को, सॉरी आर, इन्होंने अपने को साइंटिफिक सोशलिस्ट थिंकर डिक्लेयर किया, और इसके पहले के सेंट सिमन प्रोधन सबको यूटोपिक या अनसाइंटिफिक सोशलिस्ट थिंकर। एजरसन देखिए, फासिज्म इज द एनिमी ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रू। इट कर्ब्स लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, ट्रू। सो दोनों ही जो है ट्रू हैं, और दोनों इसका जवाब भी देते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल को यदि क्रश करेगी तो फिर इक्वलिटी नहीं रहेगी, तो डेमोक्रेसी क्या रहेगी, तो ए पे जाइए। यहाँ मैच कीजिए, ये भी आसान होना चाहिए। आप इसे अब बर्लिन को निगेटिव फ्रीडम से जोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निगेटिव फ्रीडम को सपोर्ट किया, वैसे उन्होंने निगेटिव एंड लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को अलग किया था। कार्ल पॉपर जो है इंक्रीमेंटल चेंज के लिए जाने जाते हैं, जिसको कि वो इंक्रीमेंटल सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। इंक्रीमेंटल, या मैं टर्म भूल रहा हूँ, पीस मिल, सॉरी, पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग। तो मतलब इंक्रीमेंटल चेंज, एक तरह के कंजर्वेटिव थे। तो
तो यहाँ चलिए इसे मिलाते हैं C का 2 से, और C के 2 से आपको क्रैक हो जाता है तो आप आगे मिला लीजिएगा A को 3, और इससे बाकी इससे जो है आप D का 1 है। तो क्रिएटिव फ्रीडम की बात जो है मैकफर्सन करते हैं, जिसको कि वो डेवलपमेंटल पावर से जोड़ते हैं, डेवलपमेंटल वर्सेस एक्सट्रैक्टिव पावर। तो जो हैक जो है वो बच जाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड मिसफॉर्चून, इनजस्टिस एंड मिसफॉर्चून, लिबर्टेरियन थिंकर। 43 देखिए, लेनिन को आप मिला दीजिए वैनगार्ड रिवॉल्यूशन से, ए का 3, तो इससे 50-50 आपने खेल लिया। बी को चलिए देखते हैं, रोजा लग्जमबर्ग ने जो है वो बात किया है, चलिए पैसिव रिवॉल्यूशन पे देखते हैं पहले, ये ग्राम्सची डी का 2, तो डी का 2 यहाँ मिल जाता है, इसका मतलब है कि बी का 1 होगा, स्पॉन्टेनिटी ऑफ मास। बाकी मैच करके आप बढ़िएगा और मास लाइन को भी पढ़ लीजिएगा, जो कि माओ जेदांग का थॉट था। अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हाट इज नॉट इन कन्फॉर्मिटी विथ इन्वायरमेंटलिज्म। तो इन्वायरमेंटलिज्म आप देखिए, स्पेसशिप अर्थ एक कॉन्सेप्ट है, इसमें माना जाता है कि अर्थ जो है एक पूरा एक एक समझिए स्पेसशिप है, स्पेस में एक गाड़ी चल रही है, हम लोग सब उसके सवारी हैं। तो क्या अपने ट्रेन को हम नुकसान पहुंचाते हैं, एयरप्लेन के सामान को हम जला देते हैं, क्योंकि हम उसको वैसे ही छोड़ के उतरते हैं जैसे कि और उस पर दूसरे लोग सवार हो सके। तो ये जो थॉट है, मतलब ये है कि अपने अर्थ पे आप जीवन जिए, लेकिन उसको बर्बाद करके नहीं, जस्ट एक यात्री की तरह जीवन जिए। इस गया हाइपोथेसिस भी उसी टाइप की, जिसमें कि अर्थ को एक सांस लेता हुआ जीव और उसके साथ में सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं उसका एक इकोसिस्टम जैसा है, इक्विलिब्रियम में गया हाइपोथेसिस। लैवलॉक ने दिया है कार्टेजियन, ये तो ये केवल नहीं होगा, ये पैराडाइम तो साइंटिफिक है, तो इसको आप हटा दीजिए। बायोसेंट्रिक इक्वलिटी ठीक है। Which stream of feminism underlines that women's way is the better way? अगेन ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मेरे अनुसार से तो ये रेडिकल फेमिनिज्म होना चाहिए, लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं है कि वुमेन वे इज द बेटर वे, कि वुमेन का तरीका ही अच्छा है, ये रेडिकल फेमिनिस्ट कहती हैं। रेडिकल फेमिनिज्म बेसिकली पैट्रियार्की के अगेंस्ट थी, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको वो बदलना चाहती थी कि हमेशा के लिए ये जुल्म खत्म हो। लिबरल फेमिनिज्म तो नहीं होंगे, सोशलिस्ट भी नहीं, कल्चरल भी नहीं, आई डोंट नो, शायद कल्चरल इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं, बट आई विल गो विथ रेडिकल फेमिनिज्म। एडम स्मिथ के बारे में 2 स्टेटमेंट है। ही वॉज इन फेवर ऑफ लिसा फेयर। लिसा फेयर का मतलब होता है कि स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं करेगी इकोनॉमिक मैटर में, बट नॉट इन ए मिनिमल स्टेट। तो ये मैं सही मानूंगा, क्योंकि वो स्टेट को बहुत सारा रोल देते हैं एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और लेबर रेगुलेशन में, जो सेकंड स्टेटमेंट है भी, तो ये जो है ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो बोथ ट्रू है। मतलब एडम स्मिथ ऑफकोर्स कैपिटलिज्म के समर्थक थे और कैपिटलिज्म के फादर माने जाते हैं, लेकिन स्टेट को उन्होंने कोई मिनिमलिस्ट रोल नहीं दिया था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट इन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। तो जो करेक्ट क्या है, स्टेट इज ए कंपोनेंट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ऐसा मार्क्सिस्ट मानते हैं। बेस सुपर स्ट्रक्चर याद कीजिए, बेस मतलब हो गया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंड सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो जीवन जो इससे चलती है, जैसे कि स्टेट, मीडिया, आर्ट, क्राफ्ट एंड ऑल, कल्चर, पब्लिक ओपिनियन, लाइक दैट। पॉलिटी भी उसी में आती है। आफ्टर द प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन स्टेट विल बी एलिमिनेटेड फोर्सफुली। चलिए ये तो बड़ी क्रूड स्टेटमेंट देखते हैं इसको। स्टेट इज ए क्रिएशन ऑफ एंटागोनिस्टिक क्लास डिवीजन, ये सही है। स्टेट इज ऑलवेज डिक्टेटोरियल फॉर द डिपेंडेंट क्लास। ये दोनों स्टेटमेंट बड़े ही क्रूड हैं। अब इसमें से एक यदि आपको चुनना है कि ज्यादा कौन है, तो आफ्टर द प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन स्टेट विल बी एलिमिनेटेड फोर्सफुली, ये थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन के बाद तो स्टेट का एक तरह से इवेपोरेट हो, विदरिंग अवे होनी ही है अल्टीमेटली, तो शायद ये स्टेटमेंट सही लगता है, लेकिन आई एम पुटिंग क्वेश्चन मार्क। इन दोनों में आप डीपली कंफ्यूज हो सकते हैं। आई एम ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। जो स्टेट पहले कॉलोनी थी और अब नेशन स्टेट बने, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इवन चाइना भी। गवर्नेबिलिटी इज ए कंटिन्यूअस एंड ग्रोइंग कंसर्न, खास करके अफ्रीका में, यस ट्रू। इट डिस्टिंग्विशेज स्ट्रॉन्ग स्टेट फ्रॉम ए मेयरली डिस्पोटिक वन, ये भी सही है। स्ट्रॉन्ग स्टेट मतलब कि जो डिसीजन ले पाता है, जिसकी कैपेसिटी है, उसको पूरा कर पाता है, इंप्लीमेंट कर पाता है। इंडिया में भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट जैसा उभर रहा है। डिस्पोटिक वन मतलब जहाँ पे कि जो रूलर है वो डिस्पॉट बन जाता है, जैसे अफ्रीका में कई जगह हुआ है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन जॉन ऑस्टिन, जो है उन्होंने लीगल सॉवरेनिटी या मोनिस्टिक थ्योरी दिया था, उनका देखते हैं।
ओनली आफ्टर इंक्लूडिंग द सॉवरेन एनी सोसाइटी बिकम्स पॉलिटिकल एंड फ्री, ऐसा उनका कहना था। नो एब्स्ट्रैक्ट नेशन कैन बी सॉवरेन, इसको हम लोग देखते हैं, शायद ये सही हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नेशन मतलब कि कोई उसकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी डिफाइन नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट नेशन है, जैसे कि मान लीजिए फलस्तीन है, कर्ड है। लॉ इज ए डिक्टेट ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, ठीक है, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन डी फैक्टो एंड डी यूरो सॉवरेनिटी। तो मेरे हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट यदि आप देखें तो किसको कहेंगे हम? लॉ इज द डिक्टेट ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, शायद ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन उनका कहना था, बैक्ड बाय द फोर्स। तो देख लीजिए, अगेन ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें कि इन्होंने ठीक से फ्रेम नहीं किया है। लेकिन आपको तभी भी काफ़ी नॉलेज देता है कि जो आपको सही मैंने टिक मारा है वो तो याद कर लीजिए कि जॉन ऑस्टिन का है। जॉन ऑस्टिन का ये भी याद कर लीजिए कि उन्होंने लीगल एंड मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दिया है, डी जीरो डी फैक्टो सॉवरेनिटी। लीगल पॉजिटिविज्म के भी ये बहुत बड़े प्रणेता हैं, आप लीगल पॉजिटिविज्म क्या होता है उसको भी नेट पर पढ़ लीजिए। Among the following, what is not related to Anna Ardent conception of power? तो उनका कहना था कि पावर ओवर नहीं, बल्कि पावर टू। पावर का मतलब होता है, यहाँ पे कोजेंट लिख के उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया है। पावर एज कॉन्सेंट है, कॉन्सेंट सहमति से पावर। तो कोजेंट से तो आप कभी उसको क्रैक ही नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सही है। इंक्रीज एबिलिटी टू ड्यू टू कलेक्टिव एक्शन, मतलब मिल के हम लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जैसे हम और आप मिल के हम कह रहे हैं कि हम लोग यूजीसी नेट क्रैक करने की कोशिश करेंगे। एक ग्रुप मिल के जब तैयारी करता है तो उसका बहुत बड़ा असर होता है, ये पावर बन जाती है, तो उसकी बात वो करते हैं। तो एक ही इसमें बचता है, क्रिएटर ऑफ सब्जेक्टिविटीज। पावर इज नॉट क्रिएटर ऑफ सब्जेक्टिविटीज। पावर लेजिटिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑथोरिटी, दैट इज द डेफिनेशन। ऑथोरिटी का डेफिनेशन ये लेजिटिमेट पावर जो होल्ड करता है वो ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी मतलब से प्राइम मिनिस्टर की ऑथोरिटी, वो यदि वो लेजिटिमेट है तो प्राइम मिनिस्टर की ऑथोरिटी है। लेजिटिमेसी खत्म हो गई तो प्राइम मिनिस्टर की पावर कितनी भी हो वो लेजिटिमेट नहीं रह जाएंगे। द बुर्क पेन मतलब एडमंड बुर्क एंड थॉमस पेन जिन्होंने राइट ऑफ मैन लिखा 1791 में, एडमंड बुर्क जो फेमस कंजर्वेटिस्ट थे, कहाँ के? यूके, स्कॉटलैंड, देख लीजिएगा। बुर्क डिस्प्यूट ऑन राइट्स वाज नॉट सेंटर्ड ऑन। तो आपको पता है कि पेन जो है वो लिबरल थ्योरी ऑफ राइट, जो नेचुरल राइट होता है, उसके समर्थक थे। बुर्क जो है कंजर्वेटिव थे, तो वो जो है सोसाइटी जो राइट देती है, जो सोशल राइट कह लीजिए, उसके समर्थक होंगे। तो राइट्स बीइंग कॉन्टेक्चुअल और यूनिवर्सल। तो चलिए इस पे आते हैं। राइट्स बीइंग रियल और इमेजिन, राइट्स बीइंग हिस्टोरिकल और नेचुरल, राइट्स बीइंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। मुझे लगता है सब कुछ इसमें सही होगा, लेकिन क्योंकि कॉन्टेक्चुअल यूनिवर्सल आप समझ सकते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी होगी, या यूनिवर्सल नेचुरल लॉ विच यूनिवर्सल होगा। रियल और इमेजिन, कई बार नेचुरल राइट इमेजिन होती है, रियल राइट जो है वो सोशल या स्टेट के रिस्पेक्ट में होती है। हिस्टोरिकल होगी, बुर्क जो है हिस्टोरिकल को सपोर्ट करेंगे, ये नेचुरल राइट को करेंगे। तो एक ही बच जाता है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब बहुत डीप क्वेश्चन है, इसमें और आपको रिसर्च करनी चाहिए, करना पड़ेगा। What is in conformity with Marxian concept of freedom? अब देखिए इस क्वेश्चन को ना हम लोग ट्रिक से करते हैं। एलिजियंस टू आइडियोलॉजी जो है कभी आपको फ्रीडम नहीं देगी, क्योंकि तो आइडियोलॉजी को फॉल्स कॉन्शियसनेस मानते हैं, कैमरा ऑब्सक्यूरा मानते हैं, कि आपको चीज़ों को आइडियोलॉजी उल्टा दिखाता है, जैसा है उसका उल्टा दिखाता है, तो क्या फ्रीडम, तो आपको और बांधेगा। तो 3 हटा दीजिए, तो ये दोनों गायब हो गए। अभी ये दोनों में देखिए 2 and 4 कॉमन है, इसका मतलब 2 भी सही है और 4 भी सही है। तो केवल 1 को देखिए सही है कि नहीं। एंड ऑफ एलिनेशन से ऑफकोर्स फ्रीडम मिलेगी, तो 1 2 4 सही होगा। इस वे में इसको आप क्रैक कर सकते हैं। 55 देखिए, द टर्म नॉट कनेक्टेड टू द जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस है उनसे, ओरिजिनल पोजीशन है, लेक्सिकन प्रायोरिटी है, लेकिन लॉकियन प्रोविसो नहीं है। लॉकियन प्रोविसो क्या होता है? लॉकियन प्रोविसो वो है कि लॉक जो कहते हैं कि जब हम किसी नेचुरल अनओन्ड रिसोर्स में अपने लेबर को मिक्स करते हैं और उससे कुछ क्रिएट करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है, हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है। इसको लॉकियन प्रोविजो कहते हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। क्लासिकल थ्योरी क्या है? जो कि एथेनियन डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उस टाइप की जो बातें हैं। सो इट्स ए टाइप ऑफ गाइडेड डेमोक्रेसी। कभी नहीं, गाइडेड डेमोक्रेसी तो ऐसा होता है कि जो एक छलावा है, डेमोक्रेसी है ही नहीं। It is a direct participatory democracy. It serves a common good targeted toward a common good. It's a
प्री लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स, क्योंकि लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी तो क्लासिकल रह ही नहीं गया, तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गया, तो इसलिए ये गलत है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग हु इज नॉट रिलेटेड टू द इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डॉर्किन, रॉल, ये सब हैं, लेकिन जो माइकल वोल्जर हैं वो इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज को नहीं सपोर्ट करते। वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि इस तरह से समाज को एक डोमेन में बांटिए कि हर डोमेन में, लाइक एजुकेशन, किनशिप, इकोनॉमी, इन सब का डोमेन में अलग अलग जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया अपनाइए, जिससे कि सब में रैंकिंग अलग अलग होगी लेकिन सब लगभग बराबर होंगे। तो माइकल वॉल्जर जो है नहीं सपोर्ट करते हैं। एरिक रोकोवस्की के बारे में मैंने लिखा है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी तो रॉबर्ट डहल के साथ आप ले जाइए, और जोसेफ सुम्पीटर जो हैं वो इलिटिस्ट डेमोक्रेसी का देते हैं, वो क्लासिकल डेमोक्रेसी के एक तरह से क्रिटिक हैं। तो इन दोनों से आपका मैच हो जाएगा। डी का 3 से आपने 50-50 गेम खेल लिया, एंड सी का 1, तो सी का 1 और आपका क्रैक हो गया। बाकी को आप मैच कर लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्क्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी। In Enlightenment tradition, he visualizes democracy as an organic community. Second है Bourgeoisie's democracy opportunistically converts to bourgeoisie's terror. इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट में आई एम नॉट एट ऑल श्योर। वो इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन को वैसे वो एक तरह से मानते भी नहीं हैं, उसे बहुत क्वेश्चन करते हैं। तो और ऑर्गेनिक कम्युनिटी मानना शायद सही हो, ये स्टेटमेंट ऑफ कोर्स सही है, तो आप इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ और रिसर्च कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी जो डेमोक्रेसी हो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पॉलियार्ची भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, बेसिकली कि ग्रुप के थ्रू जो है एक इंडिविजुअल जो है वो जुड़ता है स्टेट से। जो प्लेबिसेटेरियन डेमोक्रेसी जो है वो तो एक तरह का डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हर मुद्दे पे प्लेबिसाइट हो, रेफरेंडम हो। पीपल्स डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है नहीं, तो पॉलियार्ची। यहाँ पे रॉबर्ट डहल को याद कीजिए। आइडेंटिफाई द टर्मिनोलॉजी नॉट कनेक्टेड विद डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, तो डिस्कशन बेस्ड कंसेंसस। प्री फिक्स प्रेफरेंस तो हो ही नहीं सकता है, ये तो उल्टा है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का, कि आपको ओपन माइंड से डेलिब्रेशन करना है, ना कि प्री फिक्स प्रेफरेंसेस से। सो ओपन एंड अनकोर्स्ड मतलब बिना किसी फोर्स के डिस्कशन होगी, एंड आइडियल स्पीच कंडीशन होगा जहां पे एक दूसरे को लोग फोर्स नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे जो आंसर है वो ब्रिटेन होगा, लेकिन अब आप कहेंगे सर वहां तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है बहुत तरीके का है, एक लोगों के जहन में एक ट्रेडिशन, और बहुत सारे तो लिखे भी अब गए हैं, लेकिन वो है फ्लेक्सिबल तो इन सब के तुलना में, तो इसलिए मैं ब्रिटेन के साथ जाऊंगा। वैसे मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अपर चैम्बर इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सीनेट से पावरफुल कोई भी अपर चैम्बर नहीं है। इवन इंटरनेशनल ट्रीटी जो यूएसए करता है उसकी रेटिफिकेशन यहाँ होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब अपॉइंट करता है उसकी भी रेटिफिकेशन होती है। सीनेट को बहुत पावर है। Which one of the following is the treatise wherein the theory of separation of power has been formulated? तो ये तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो स्पिरिट ऑफ लॉ जो कि मॉन्टेस्क ने लिखी है ये बुक, उनके बेसिस पे जो है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर लाया गया है। Which one of the following pair is not properly matched? तो ये तो सही है। यूनिटरी का मतलब होता है ए सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर स्टेट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है जो फिक्स टेन्योर, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो सही है, बोथ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव है। तो थर्ड, ये सब आसान क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस गिव टू इट्स यूनिट द राइट टू सीसेड, मतलब कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने फेडरेशन से अलग होने की आज़ादी स्टेट्स को देता है। अब ये मुझे लगता है कि शायद कनाडा है, क्योंकि क्यूबेक का सिसेशन का यहाँ इशू चल रहा है। यूएसए तो नहीं देता है, इंडिया चाइना भी नहीं देता है, तो मैं कनाडा के साथ जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मुझे लगा कनाडा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज हैविंग द रियल अथॉरिटी इन चाइना। तो ये तो रियल अथॉरिटी जो है वो पीपुल्स नेशनल पीपल जो कांग्रेस है उसको रियल अथॉरिटी है वहाँ पे, वो उसकी पार्लियामेंट भी है, वही प्रेसिडेंट चुनती है एंड ऑल।
लेकिन रियल ऑथोरिटी उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है एनपीसी की, उसको है। तो अब इसको माना जाए या इसको माना जाए, मैं आप पे छोड़ता हूँ और पढ़ लीजिए, लेकिन यदि मुझे गेस करना होता तो शायद मैं स्टैंडिंग कमेटी की तरफ जाता। स्टैंडिंग कमेटी एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी है जो रियल पावर बिल्ड करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैन सबमिट ए बिल to referendum, the president of China can submit a bill to referendum, the president of France can submit a bill to referendum, the president of India can submit a bill to referendum. ओह, ये तो मैंने रिसर्च भी नहीं किया। चलिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ। बिकॉज submit a bill to referendum, the president of China, I don't think China can be there, it can only be India भी नहीं है, केवल जो है रेफरेंडम इंडिया में होती नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस कैन सबमिट ए बिल टू रेफरेंडम, और ब्रिटेन तो कर ही सकता है क्योंकि ब्रिटेन में अभी रेफरेंडम हुई थी ब्रेक्सिट पे। तो फ्रांस एंड ब्रिटेन में से आप 50-50 में कोई भी ग्रेस कीजिए, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा मैं जाऊंगा ब्रिटेन के तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोवाइड द डुअल सिटीजनशिप? ये हम लोग जानते हैं कि डुअल सिटीजनशिप जो है यूएसए एंड स्विट्जरलैंड में दी जाती है। विच डुअल का मतलब दो तरीके समझ सकते हैं कि आप हमारे भी देश के सिटीजन हो सकते हैं, किसी और कंट्री के भी, और दूसरा फेडरल कंट्री में आप स्टेट की सिटीजनशिप अलग है और सेंटर की अलग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिगार्डेड? तो इससे आप यहाँ याद कर लीजिए कि ब्रिटेन फ्रांस चाइना में नहीं है डुअल सिटीजनशिप, इसे ये भी आप याद कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिगार्डेड द बैलेंस व्हील ऑफ द अमेरिकन। तो इसको आप सुप्रीम कोर्ट से जोड़ सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट, सीनेट एंड हाउस ऑफ, ये दोनों तो मिल करके जो है पार्लियामेंट उसके बनते हैं, और पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट में तो टसल होती रहती है, तो ये बीच बचाव कर सकते हैं, बैलेंस व्हील बन सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ब्रिटिश पार्टी सिस्टम इज सेड टू बी बाई पार्टी सिस्टम। ये मोरलेस सही है क्योंकि लेबर और कंजर्वेटिव है। दिस इज बिकॉज इन प्रैक्टिस ओनली टू पार्टीज प्ले वाइटर रोल। ये तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दे ही दिया इसने, तो बिल्कुल ए होगा। अब ये लाइन देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक ए वुमन मैन एंड ए मैन वुमन। तो ये कहने वाले जो है बड़े, ये मतलब अरबिक नेम है, डी लोम्बो या डी लोमे भी कहते हैं आप इसको, और इनके बारे में जान लीजिए। ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है लेकिन डिफिकल्ट टू। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट जजेस सेज इट इज। ये सब है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और कई एग्जाम में पूछे आते हैं, लेकिन ये याद एक बार रख लीजिए, अच्छा होगा। अब यहाँ इन्होंने गलती किया, चीफ जस्टिस ऑफ ह्यूजेस देख के लगता है कोई जगह का नाम है, लेकिन उनका नाम है चीफ जस्टिस ह्यूजेस। इनका बहुत बड़ा सा नाम है, उन्होंने ये बात कहा था। इसका मतलब क्या होता है इंडिया में? वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो जज कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे वही जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। अदरवाइज तो क्या है, मतलब कि किसी ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो धाराएं हैं वो तो वेद की ऋचाओं जैसी है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके पंडित विद्वान है जो उन ऋचाओं के अर्थ हमें बताते हैं। तो वही जस्टिस ह्यूजेस ने कहा। द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इज 4 ईयर। हम लोग सभी जानते हैं कि अभी 24 में इलेक्शन होगा, 4 साल के लिए होती है, और 2 बार से अधिक वहां के प्रेसिडेंट नहीं रह सकते हैं, मतलब 8 साल के बाद आपको हटना ही पड़ेगा। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड विद डिस्क्रिशनरी पावर? अगेन ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, कोई आपको डेफिनेट आंसर नहीं है, लेकिन ज्यादा चांस है कि प्रेसिडेंट यूएसए का, उसको थोड़ा डिस्क्रिशनरी पावर है। द बुक द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, इतने लोगों ने लिखा है, मैंने देखा, आप इसको क्या कहें, आप इसको खोज लीजिए किसने लिखा है इसमें से। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 1 ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये सही है, दोनों सही है। ये लिखा हुआ है उनके आर्टिकल 1 में कि द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ए सोशलिस्ट स्टेट अंडर द पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, दिस इज लेड बाय पीपल ऑफ चाइना एंड बेस्ड ऑन द अलायंस ऑफ वर्कर्स। ये सब दोनों ही लिखा हुआ है, तो बोथ आर करेक्ट। What among the following is not a feature of French democracy? तो इसमें सेकेंड बैलेट सिस्टम होता है, मतलब कि पहले जो है सभी फर्स्ट पास द पोस्ट में शामिल होते हैं सभी कैंडिडेट, उसमें से जो टॉप 2 कैंडिडेट होते हैं, यदि किसी को 51% वोट नहीं मिला तो टॉप 2 कैंडिडेट फिर सेकेंड टाइम जो है वोटिंग होती है, तो उस बार तो किसी न किसी को मिलना ही, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट है, उसको सेकेंड बैलेट सिस्टम कहते हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जिसमें कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों को अथॉरिटी होती है, दोनों ही रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। प्रेसिडेंट जनता डायरेक्ट चुनती है, प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में सबसे बड़े दल होते हैं उसके नेता को प्राइम मिनिस्टर चुनती है। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट चलाते हैं, प्रेसिडेंट को भी काफी सारे पावर होते हैं। बाइकैमरल पार्लियामेंट भी है, फेडरलिज्म नहीं है। फ्रांस एक यूनिटरी स्टेट है, याद रखिएगा, ब्रिटेन की तरह। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच आर वन पार्टी स्टेट। तो वन पार्टी स्टेट कौन होगा? चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, जो कि टिपिकल कम्युनिस्ट कंट्री है, वही होंगे।
among the following which term is not exclusively connected with federalism? तो बाइकैमरलिज्म मस्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिटेन होना चाहिए, सुप्रीमेसी होनी चाहिए, और प्रिंसिपल ऑफ इन्यूमरेशन रेसिडुअम क्या होता है? मतलब ये है कि अपने आप से कोई पावर फेडरल गवर्नमेंट को नहीं मिल जाती, आपको एक लिखना पड़ेगा कि फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर है, जो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है, और जो दोनों में निहित नहीं है वो किसको है, ऐसा ये आपको लिखना पड़ेगा, जैसे हमारे 7 शेड्यूल में है, उसको इन्यूमरेशन एंड रेसिडुअम की थ्योरी कहते हैं। तो पार्टी लिस्ट सिस्टम या लिस्ट सिस्टम का फेडरलिज्म सीधा कोई नाता नहीं है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैनेडियन फेडरेशन। तो कनाडा एक बहुत ही सेंट्रलाइज काइंड ऑफ फेडरेशन जैसे इंडिया है। कनाडा वाज फर्स्ट टू कंबाइन पार्लियामेंट्रिज्म विद फेडरलिज्म, सही है। Dominion federalism as well as province receive their power from constitution, obvious है। Residuary power are given to federation. Lieutenant governor of province are elected by provincial assembly. अब ये इसमें से कौन सा कहा जाए? ये मुझे जो है सही लग रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो केवल एक जो है मुझे लगता है कि इसमें क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है इसलिए रेसिडुअल पावर वहाँ भी फेडरेशन को दिया गया होगा क्योंकि इंडिया ने उसी से लिया है। So I think this should be wrong, but question mark. Identify the term not related to the British parliamentary system, checks and balance. नहीं है इसमें क्योंकि ये parliamentary form of government में checks and balance पूरा होता नहीं है, shadow cabinet होती है, swim and sang together Westminster type of cabinet system के लिए कहलाता है कि एक गया तो सब गए। वेस्टमिंस्टर मॉडल तो है, वेस्टमिंस्टर आपको पता है क्या है? वो बिल्डिंग है, पैलेस, जिसमें कि वहाँ की पार्लियामेंट चलती है, इसलिए, और चूंकि सबसे पुरानी पार्लियामेंट है, 400-500 साल पुरानी, 450, इसलिए उसको जो है वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ कैबिनेट कहते हैं। चेक्स एंड बैलेंस मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन में थोड़ी घालमेल हो जाती है। एटीट्यूड देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए फीचर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में आता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का नहीं होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत लड्डू क्वेश्चन बन गया। तो देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट टुवर्ड्स द कांग्रेस नहीं होती है, अब इसके चलते ये इनवैलिड हो गया क्योंकि वहाँ पे जो कैबिनेट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट को होती है, पार्लियामेंट को नहीं होती है, तो इसलिए ये भी सही है। तो दो सही से इसका गलत हो गया। प्रेसिडेंशियल वीटो होता है, प्रेसिडेंशियल पावर टू सेंड मैसेज टू कांग्रेस, तो ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉन्टेस्क। उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर अपने स्पिरिट ऑफ लॉ में दिया था। सेपरेशन ऑफ पावर गारंटी इंडिविजुअल्स फ्रीडम, सही है। और ये थ्योरी उन्होंने जो है फ्रेंच पॉलिटिक्स को देख के किया था क्योंकि वो फ्रेंच थे, तो इसलिए सही है। मॉन्टेस्क, रूसो एंड वॉल्टेयर, ये थ्री जो है मस्किटियर कहलाते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, याद रखिएगा। तो दोनों ही ट्रू हैं। 84, among the following which is not related to American House of Representative। तो अब चूंकि अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दिया है इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ फिलीबस्टरिंग शायद नहीं होती है क्योंकि फिलीबस्टरिंग सीनेट में होती है। फिलीबस्टरिंग होती क्या है कि आपको यदि कहीं किसी बिल को अटकाना है तो आप इतनी देर तक भाषण दें कि पूरा टाइम खत्म हो जाए। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसलिए नहीं होगी, शायद मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक इसमें तीनों तो होती है, जेरीमेंडरिंग होती है, पोर्क है यहाँ पे, पार्क नहीं है, पोर्क। पोर्क बैरल लेजिस्लेशन में बताऊंगा क्या होती है, लॉग रोलिंग बताऊंगा, ये सब जो है होती ही है वहाँ के लोअर हाउस में, जिसको कहते हैं अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। फिलिबस्टरिंग सेनेट में, इसलिए मैं इसको अलग कर रहा हूँ। देखिए, जेरीमेंडरिंग क्या होती है, आपका जो कंस्टिट्यूएंसी का जो बाउंड्री होता है उसको रूलिंग पार्टी अपने अनुसार से ऐसे काट छांट करती है कि उसको फायदा हो। कोई मान लीजिए कि कोई इलाका है, किसी पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप का लैंग्वेज उसको निकाल दिया, उसको उधर कर दिया, लाइक दिस। पोर्क बैरल लेजिस्लेशन मतलब ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे आप देखिए कि किसानों को जो है मान लीजिए किसान सम्मान निधि मिल रहा है। अब एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सरकार जो है वो खुश करने के लिए पैसे दे रही है और टैक्स सबका लग रहा है, तो कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, पर्टिकुलर सोसाइटी के पार्ट के लिए कोई बेनिफिट लाया जाए और सबका पैसा उसमें खर्च हो, तो इसको जो है पोर्क बैरल लेजिस्लेशन कहते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। लॉग रोलिंग जो है वो ये होती है कि मिल करके जो है, मतलब कि तुम मुझे हेल्प करो, मैं तुम्हें हेल्प करूँ, क्विड प्रो क्यू। मतलब जैसे कि दो पार्टियां बना कि तुम मेरे लेजिस्लेशन को पास करने में हेल्प करो, हम तुम्हारी कुछ हेल्प करेंगे, लाइक दिस। तो लॉग रोलिंग है। जैसे कि लॉग रोलिंग ऐसे हो सकती है इंडियन इसमें देखें तो, कि मान लीजिए कि बीजेपी कहती है कि सेंटर में बीजेडी तुम मुझे हेल्प करो, और जो विधानसभा है वहाँ पे हम तुम्हें हेल्प कर देंगे बिल पास करने में, तो लॉग रोलिंग है, मतलब कि मिल के लुढ़का रहे हैं। तो इसलिए फिलिबस्टरिंग को काट दीजिए। यहाँ पे देखिए
इसमें ये तो आसान है मिलाना, क्योंकि आप यदि देखें कि प्रेसिडेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर जो है ये यूएसए में होता है, तो टू डी के 2 से आपने 50% तो ख़त्म कर दिया। अब एक देखिए यूनाइटेड किंगडम है, तो इसमें से कौन सा आएगा? मिनिस्ट्री इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, यदि नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो ख़त्म हो जाएगी, तो सी का 1, तो सी का 1 यहाँ पे है, और आप बाकी को मैच कर लीजिएगा। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ विच नेशनल लेजिस्लेचर, तो अभी आपको मैंने बताया कि स्टैंडिंग कमिटी जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस का है वो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन ये जो उन्होंने लिख दिया ना कि acts as a national parliament as well as head of the state and even like supreme court, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। चाइना में नहीं ऐसा है, और हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ कनाडा में भी नहीं है, और फेडरल असेंबली ऑफ स्विट्जरलैंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फेडरल काउंसिल होती है वो एक्ट करती है एज एग्जीक्यूटिव भी, और कई पावर उसको हैं, तो एनपीसी का होना चाहिए था, लेकिन ये उसमें हेड ऑफ द स्टेट तो होता नहीं, नेशनल असेंबली फ्रांस का नहीं, तो ये क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद ये सही है, क्योंकि फेडरल काउंसिल उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इट इज नॉट एक्सप्रेसिवली मेंशन इन द कंस्टिट्यूशन, ये सही है, कहीं मेंशन नहीं है, इंडिया में मेंशन नहीं है, उस तरह वहाँ भी मेंशन नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट ओनली रिव्यूज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड नॉट द कंटेंट, नो ये गलत है, इसलिए यही सही है। मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है कि ओनली प्रोसीजर को रिव्यू करती है, इसको कहते हैं कि एज पर द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, लेकिन जो डॉक्ट्राइन ड्यू प्रोसेस होती है, ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्राइन, वो कंटेंट भी लॉ का देखता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि केवल सही ढंग से यदि कानून बनाया गया है तो कानून सही है, कानून का जो सब्सटेंस है वो भी सही होना चाहिए। तो बाकी तो दो सही है। द ब्रीफ साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाइडन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है। द सुप्रीम कोर्ट अवॉइड्स रिव्यूइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिव्यू करती है। अभी हाल में आपने देखा कि उन्होंने जो है वो एबॉर्शन वाली जो थी उसको उन्होंने रिव्यू किया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ चाइनाज एग्जीक्यूटिव, तो चाइना का मिलिट्री कमीशन, स्टेट काउंसिल, प्रेसिडेंट सब होगा। नेशनल काउंसिल जो है नेशनल पीपल्स काउंसिल या कांग्रेस, वो तो वहाँ के लेजिस्लेचर है। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एम्फेसिस कंसंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर्स, कभी नहीं, तो फॉल्स। कंसंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर्स में लीड टू ऑटोक्रेसी, सही है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। पार्लियामेंट इज सॉवरन इन यूनाइटेड किंगडम, सही है। स्कोप एज वेल एज एक्सरसाइज ऑफ पार्लियामेंट्स पावर इज अनलिमिटेड, ठीक है, तभी तो सॉवरन है, तो ये होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं ये सही नहीं है। द प्रेम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, अमेंड हुआ है ना 42nd अमेंडमेंट, इसमें 3 वर्ड घुसाए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। द प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। द प्रेम्बल इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, नो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सेल्फ स्टैंडिंग नहीं है, उसके किसी भी क्लॉज को आप सीधा पढ़ के आप उसको कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उसको जो रिलेटेड आर्टिकल है उसके साथ उसको पढ़ना है। ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय ओनली एक्ट ऑफ ए पार्लियामेंट, लेकिन तब जबकि एक राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करे, आर्टिकल 312 में ऐसा लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड सिविल सर्वेंट को आर्टिकल 311 में, ये दोनों को याद कर लीजिए। इंडिया हैज अडॉप्टेड ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सही है, ट्रू। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या रियल, ट्रू है, दोनों ट्रू है। और ये उसका एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्ट्रियल जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है। ए 1, हु इज एम्पावर्ड टू समन द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट। अब यहाँ से जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो कि खासे इसमें इजी है, मतलब इजियर साइड में है। अभी टफ जो पेपर है वो ऑलमोस्ट चला गया है, बाद में फिर कुछ टफ आते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये सब इजी है, बहुत इजी है। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी है, तो ए का 3, तो 50-50 आपने प्ले कर लिया। 21 ए राइट टू एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों का, तो सी का 4, और इसी से आपका जो है ये हो जाता है क्रैक। अब यहाँ पे कौन सा डीपीएसपी है जो सही मैच नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये तो 13 तो हो ही नहीं सकता है आर्टिकल 13, क्योंकि ये तो
36 से तो शुरू ही होता है डीपीएसपी, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत है। तो बाकी को रट भी लीजिए। 39A फ्री लीगल एड, 41 राइट टू वर्क, 51 प्रमोशन टू इंटर्न, ये सब रटना चाहिए। Which one of the following schedule of constitution must be amended in new state of Indian Union? यदि कोई भी नया स्टेट बनाएंगे तो आपको शेड्यूल 1 को जो है अमेंड करना पड़ेगा, जिसमें स्टेट एंड यूटी का पूरा जिक्र है। अब इससे जो है सेकंड शेड्यूल में क्या है चेक कर लीजिए, सिटीजनशिप एंड अदर्स चेक कीजिएगा। एंड थर्ड में जो है ओथ एंड अफर्मेशन जो लिए जाते हैं उसका टेम्पलेट है। फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल जो है ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया वेयर, कैसे वो सेलेक्ट हुए थे? इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंस। जो इलेक्शन हुआ था 37 में, उसके जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके द्वारा वो इनडायरेक्टली चुने गए थे। Which one of the following rights was described by B.R. Ambedkar as the heart and soul of the? इस बहुत ही easy question है। heart and soul of the constitution उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा था, the right to constitutional remedies. With reference to the constitution of India, which one of the following pair is not correctly matched? तो education concurrent list में है, income tax नहीं है concurrent, ये central list में है, federal list में है, ये दोनों सही है। census तो union list में है, public health state list में। Which one of the following article of the constitution broadly govern the relationship between prime minister and president? ये article 78 होना चाहिए, 78 है ही नहीं। broadly govern the relationship, तो 74 फिर ले लीजिए, ठीक है। there will be a council of minister headed by prime minister and whose advice and aid पे president चलेंगे। 78 भी दोनों के रिलेशन को बताता है, उसको पढ़ लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट। इन विच आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉयर्स पैराडाइज, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसको कहने वाले सर आइवोर जेनिंग्स थे। Which objective of the preamble of the Indian Constitution specifically assures the harmony between individualism and collectivism? तो इसको आप फेटर्निटी से जोड़ सकते हैं। हमारे प्रेम्बल में जो फेटर्निटी है, भाईचारा, वो इंडिविजुअल को कलेक्टिव से जोड़ता है, बाकी तो सब इंडिविजुअलिस्टिक है। Regarding judiciary, India's constitution provides a double system of court. No, integrated है, basically a single integrated system under the Supreme Court, ऐसा integrated है। SC, High Court, District Court और एकदम टॉप में, मतलब कि जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, अलग अलग नहीं है। कि जैसे अमेरिका ऐसा नहीं है कि स्टेट की जुडिशरी अलग है और सुप्रीम कोर्ट अलग है, फेडरल का अलग है। अब यहाँ पे भी आसान है। स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के HB एंगर थे, इससे आपका ये क्रैक हो सकता है। B का 4 और B का 4 और ये लीजिए क्रैक। बाकी को तो आप मैच करके आगे बढ़िएगा, ये सबको छोड़िएगा मत। What among the following is not included in the judicial interpretation of Article 14 of the Constitution? तो 14 क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ है, नेचुरल जस्टिस, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। आई डोंट थिंक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी आर्टिकल 14 से किसी तरह जुड़ा हुआ है, ये से जरूर जुड़ा हुआ है। फिर भी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी। इट्स पॉजिटिव मेंशन वाज इन आर्टिकल 91F। इससे पहले 44th अमेंडमेंट से पहले ये था। पॉजिटिव मेंशन मतलब ये फंडामेंटल राइट था कि आपको पॉजिटिवली मेंशन था। अब जो है ये एक आर्टिकल 300A में जस्ट मेंशनड है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ए निगेटिव राइट, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी व्हाट इज लिटरली ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द, मतलब ये करना एकदम ऑब्लिगेशन है। कौन कहेगा कि लिविंग वेज वर्कर को नहीं देना है? लिविंग वेज नहीं देंगे तो वर्कर तो मर जाएगा, बाकी सब तो ठीक है। आपका एक तरह का एस्पिरेशन है, आपको पता है, एक डायरेक्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट्स को ही करना चाहिए DPS पे, लेकिन लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है मेरे अनुसार से। फिर मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। In the verdict of which case Supreme Court has established that the harmony and balance between the fundamental right and directive principle of state policy is an essential feature of the basic structure. मतलब कि दोनों जो है ना, तराजू के दो पल रहे हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं, DPS पे फंडामेंटल राइट दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ये मिनर्वा मिल वर्सेस मिनर्वा मिल केस जो 1980 में है उसमें ये कहा गया था। केशवानंद भारती केस से जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो A का 2 और A के 2 से चलिए हो जाता है क्रैक। आगे इसको जो है मैच कर लीजिएगा। Which one of the following entries in the state list is subject to laws made by parliament?
तो ये एक ही ऐसा है जिसमें कि पार्लियामेंट ने भी जो है इस पे कर रखा है, क्योंकि उसमें ऐसी थी। और ये है एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। उसमें ये है कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया है कि नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मॉन्यूमेंट है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के दायरे से वो बाहर निकल जाता है, बाकी सब बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में। Consider the following statement. Part 9 of the Constitution is titled the Panchayat. बिल्कुल सही है, true. Nothing in this part shall apply to the scheduled area and tribal area mentioned to the Article 244 and to the Darjeeling Gorkha. ऐसा लिखा हुआ है 243M में, चेक कर लीजिएगा, ऐसा है, part not to apply, तो ये भी सही है, तो both सही है. Identify the correct statement regarding constitutional amendment. कौन सा सही है? Correct है. The constitutional amendment bill can be introduced any house of the parliament. तो 1 बिल्कुल सही होगा, तो 1 जिसमें नहीं है उसको खत्म कर दीजिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसका मतलब आपका क्रैक हो गया। आगे मैं पढ़ूंगा भी नहीं, अब आप मैच कर लीजिएगा क्योंकि टाइम बचाना है। देखिए किस तरह से आप क्रैक करते हैं। Identify the correct statement. The form of oath or affirmation by president is mentioned in the 3rd schedule. नहीं, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3rd schedule में उन सभी ऑथोरिटी का है, लेकिन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का नहीं है, जिसके लिए अलग अलग आर्टिकल में ओथ की बात कही गई है। तो इसीलिए 1 में नहीं, शायद वाइस प्रेसिडेंट का भी अलग कहा गया है। तो 1 तो गलत है, तो 1 करेक्ट आपको है, तो 1 नहीं होना चाहिए। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इन दोनों में देखिए तो 3 कॉमन है, तो 3 को पढ़ना भी नहीं है। 2 4 को चलिए पढ़ते हैं। 2 है, द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर एनी स्टेट असेंबली इज डिसॉल्व। ये बिल्कुल सही है। कोई स्टेट असेंबली यदि डिसॉल्व हो जाए, सस्पेंड हो जाए, तो इलेक्शन प्रेसिडेंट का रुकता नहीं है, इसलिए कि उसके एमएलए भाग लेंगे नहीं लेंगे। तो 2 सही है, तो 2 और 3 कर लीजिए। इसका मतलब 4 अपने आप में ही गलत होगा, लेकिन ये उतना आसान नहीं, क्योंकि ये इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी सही है, बट इसके चलते ये इनवैलिड भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट मैंने बहुत देर तक मैं पढ़ता रहा नेट पे भी, और ये बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टिगेटिंग हाउस जैसे ही इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास करती है, प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है। बट एनीवेज, इनमें हैं आधे दर्जन क्वेश्चन ज्यादा जो है इसमें इनवैलिड है। द एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड टू 16th लोकसभा, अब इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन होते नहीं है, और ये 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उससे इसको हटा दिया गया है। तो अब ये तो क्वेश्चन आने का क्या सवाल है। अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हाट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो एकदम आपको याद होना चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सटेंसिव जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल है वो आर्टिकल 32 के तहत जो रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं लोग फंडामेंटल राइट के, मतलब एक तरह का गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट होना जो है, सो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो 2 ओनली इसका सही आंसर है। अदरवाइज जो इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो फेडरल कोर्ट के जैसा है, जिसमें कि वो स्टेट और सेंटर के बीच में जो झगड़ा होता है उसको सुलझाना इसका काम। एजरसन देखिए, ये है इन बोमई केस जो 1994 में हुआ था, जिसने कि फेडरलिज्म पे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बड़ा एक डिसीजन दिया था, एसआर बोमई केस। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन that with the proclamation under Article 56, state legislative assembly would not be dissolved simultaneously. उन्होंने ये कहा था कि आप तुरंत उसको डिसॉल्व मत कीजिए। क्यों? उसका कारण भी ये बताया था कि हो सकता है कि पार्लियामेंट उसको अप्रूव ना करे, तो फिर आप उसको यदि डिसॉल्व कर देंगे तो फिर उसको कैसे जिंदा करेंगे। इसलिए ये दोनों सही है, ये इसका सही। इस वर्डिक्ट के बारे में जरूर नेट पे पढ़िए, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। Who among the following is the main exponent of realist theory? Very easy, हॉन्स मर्गनथाउ, जो रियलिस्ट थ्योरी के पिता माने जाते हैं, क्लासिकल रियलिज्म। इसमें कहा जा रहा है कि पहला केस जो पीआईएल का इंडिया में माना जाता है, ये तो कई जगह पूछा गया था, सीयूईटी पीजी में पूछा गया था, हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली नॉट करेक्टली मैच्ड? तो कार्ल ड्यूस जो है कम्युनिकेशन अप्रोच के प्रणेता हैं, हंस मर्गनथाउ रियलिस्ट थ्योरी, थॉमस सिलिंग जो है वो तो गेम थ्योरी के हैं ही, जो मार्टिन शुबुक है वो भी गेम थ्योरी के ही हैं, इसलिए ये गलत हो जाता है। Which one of the following is not an element of the national power of the state? Natural resource, technology, population, international law थोड़ी होगा। Which one of the following is not a method of balance of power? Alliance, creation of buffer state, armament, hide, bandwagon, लेकिन ये थोड़ी होगा world public opinion, balance of power। Which one of the following country is not a member of SARC? Of course Mauritius नहीं है। Which one of the following is not a aim of SARC?
ऑफ कोर्स ये नहीं हो सकता कि ईस्टर्न कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्री, ऐसा इतना बड़ा नहीं है, ये है, ये है, ये है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी फर्स्ट अपीयर्ड इन, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन नेट पे काफी जगह है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में हुई थी, उसमें पहली बार जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, जिसपे कि यूनाइटेड नेशन बेस्ड है, जिसपे लीग ऑफ नेशन बेस्ड था, मतलब वन फॉर ऑल फॉर वन, मतलब एक पे यदि अटैक हुआ तो सब पे, मतलब मिल करके। और ये एक ध्यान रखिए कि ये कोई रियलिस्ट अप्रोच नहीं है, ये लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का अप्रोच है, मतलब मिलजुल करके सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना, ना कि हेजेमनी स्टैब्लिश करना, लिबरलिज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ पैसिफिक मतलब शांतिपूर्वक ढंग से इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सुलझाने का कौन सा तरीका नहीं है? निगोशिएट कीजिए, आर्बिट्रेशन कीजिए, कंसलेशन, ब्लॉकेट थोड़ी कर सकते हैं। बाय पावर इज मीन्ड मैंस कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन, ये कहने वाले थे हंस मर्गनथाउ, उसके आगे भी पढ़ लीजिए। द गेम ऑफ पावर इज सस्टेन्ड बाय इररिफ्यूटेबल फैक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर, जिसके पास पावर होती है अपने इंटरेस्ट को प्रिवेल करा ले जाते हैं, दिस इज पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स। सो मॉर्गनथाउ, who said that system theory approach provides the only possible method which can assure the development of scientific politics? ये मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ क्योंकि मॉर्टन कपलान जो है फादर है, लेकिन इससे क्या होता है, इसमें से कोई भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ इसको। The final goal of the Marxian approach to international relation is to overthrow capitalism. ये सब थोड़ी होगा, पढ़ लीजिए, यही केवल एक हो ही सकता है। Which article of the United Nations Charter mention the organization is based on the principle of the sovereign equal of all members? Of course article 2.1। अब ये जानना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार तो आर्टिकल को जरूर आपको पढ़ना बनता है। मैंने कई जगह अपने गाइड में भी चैप्टर्स एंड आर्टिकल उसमें क्या लिखा हुआ ये बताया है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नियो रियलिज्म जो कि केनेथ वॉल्ज ने दिया, स्ट्रक्चरल रियलिज्म। सिक्योरिटी डिलेमा बीइंग द मेन थीम ऑफ डिफेंसिव रियलिज्म, ये तो सही लगता है। मैक्सिमाइजिंग रिलेटिव गेन बीइंग द मेन थीम ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म, चलिए इसको देखते हैं। एम्फेसिस ऑन मल्टीपोलरिटी फॉर स्टेबिलिटी, ये बिल्कुल गलत है, या तो ये बाइपोलर स्टेबिलिटी देखते हैं या हेजेमोनिक स्टेबिलिटी देखते हैं। तो प्रिवेलेंस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम स्टिल बीइंग एसेंशियली एनार्किक, तो ये भी सही और ये भी सही होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉलस्टीन वर्ल्ड इकोनॉमी, वॉलस्टीन का जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इट्स ए स्पेशियल डायमेंशन, मतलब स्पेस में आज डायमेंशन, पेरीफेरी सेमीफेरी कोर, बिल्कुल सही है। दूसरा है इट्स टेम्पोरल डायमेंशन आर साइक्लिक रिदमिक सेकुलर ट्रेंड, चूंकि ये साइक्लिक है तो बाकी सब भी सही होगा, तो इसको चलिए बोथ, लेकिन इस पर मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को मैं वेरीफाई नहीं कर पाया। As a guide to foreign policy making, idealism in international policy is essentially a variant of liberal internationalism. जो आइडियलिज्म थी वुड्रो विल्सन एंड अदर्स की इंटर वॉर पीरियड में, वही बाद में लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में बदल गया और अब वो नियो लिबरलिज्म जैसा है। ये तो आसान है, सॉरी ये आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने इसको नेट पे जाके जब स्टडी किया तो स्ट्रीम ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी में जो पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी जो है वो अलेक्जेंडर एंड जूलियट जॉर्ज के साथ जोड़ा जाता है, तो ए का 3, और इससे आप जो है 50-50 गेम खेलते हैं। और जो एक्टर थ्योरी है उसको मुझे लगता है कि बर्नार्ड कोहेन के साथ जोड़ सकते हैं, वैसे बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि बहुत ही वेग है ये, तो सी का 4 आप आगे जाके पढ़ भी लीजिएगा कि इसका क्या मायने हैं। जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी जिसमें कि स्नाइडर और अदर्स आते हैं, उसकी ये सब जो है स्ट्रीम है और उसके ये सब थिंक करें, वेरी वेरी ऑब्सक्योर, लेकिन पढ़ लीजिए एक बार, शायद काम दे। तो एक्ट्रेस थ्योरी सी का 4, तो ये आपका, बट ऑफ कोर्स मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। Who is the author of the book The Accumulation of Capital? Of course Rosa Luxemburg, इसमें कोई confusion नहीं। Among the following which is not a feature of imperialism? imperialism मतलब कि इनडायरेक्ट वे में जब कंट्रोल करते हैं, अमेरिका को कहा जाता है कि वो भी एक imperialist empire है। तो फाइनेंस कैपिटल, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज आउटलैंडिश। यूनियन ऑफ वर्ल्ड सॉरी, ये मतलब आउटलैंडिश है। यूनियन ऑफ वर्ल्ड इंपेरियलिस्ट नेशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिस्ट एसोसिएशन, तो हो सकता है इस टाइप का एक कार्टेल जैसा, लेकिन ये दोनों ही थोड़ा आउटलैंडिश है, ये तो कम, तो इसलिए ये सही और ये ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए इंपेरियलिज्म एट द इंसेप्शन ऑफ कैपिटलिज्म, तो सेंटर पेरीफेरी को चलिए ये तो आपको रॉल प्रेबिस जो डिपेंडेंसी थ्योरी उससे मिलाते हैं, तो बी का 4 से ये क्रैक हो जाता है। अब आप नियो ग्रामिस्चियनिज्म जो है रॉबर्ट कॉक्स से मिला लीजिए, डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट। तो इंपेरियलिज्म जो है एट द इंसेप्शन ऑफ कैपिटलिज्म, रोजा लग्जमबर्ग।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शनलिज्म, जो फंक्शनल इंटीग्रेशन थ्योरी जो डेविड मेटर्नी का है, इट्स ए स्ट्रीम ऑफ इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। ये अभी जो मैंने बताया वो उसी का एग्जांपल है। आफ्टर द इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग द नॉन स्टेट एक्टर द नेशन स्टेट वुड इवेपोरेट। इस तरह की बात तो बिल्कुल बेकार है, ये फॉल्स है। सो ओनली वन इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रिजनर्स डिलेमा इज ए गेम ऑफ म्यूचुअल थ्रेट्स ओनली। ऐसा नहीं है, म्यूचुअल कोऑपरेशन भी हो सकता है, फॉल्स। चिकन गेम इज ए गेम ऑफ थ्रेट एंड प्रोमिसेस। नहीं, थ्रेट एंड प्रोमिसेस कहना गलत है, ये तो वन अपमेंसिव का गेम है। चिकन गेम क्या होती है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, सपोज मतलब ये है कि तुम में ज्यादा गट है कि मतलब कौन चिकन हर्ट निकलता है। जैसे मान लीजिए कि दो राइवल जो हैं वो एक दूसरे के तरफ जो है 100 के स्पीड में कार लेकर के चल रहे हैं, दोनों में से कौन बैक आउट करता है। यदि कोई नहीं बगल किया तो दोनों मरेंगे, तो किस में ज्यादा दम है, तो एक उसमें से बैक आउट कर गया तो उसको चिकन हार्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो चिकन इज अ गेम ऑफ थ्रेट एंड प्रॉमिस केवल नहीं है इसमें, मतलब एक तरह का वन अपमेंशिप है। प्रॉमिस एंड थ्रेट कहना दोनों ही फॉल्स मुझे लगते हैं, बोथ इनकरेक्ट। Identify the four elements of measure of efficiency of feedback process as described by Carl Dweck। ये है मतलब फीडबैक क्या है सिस्टम थ्योरी में, इनपुट आउटपुट एंड फीडबैक। अब जो इसमें जो कम्युनिकेशन थ्योरी में उन्होंने इस सिस्टम अप्रोच कर लिया है, उसमें जो फीडबैक लूप होती है उसमें कितना लोड है, कितना लैग है, मतलब आउटपुट इनपुट के बीच में, गेन लीड, उसको पढ़ लीजिएगा, डिफिकल्ट। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। लीग ऑफ नेशन भी इसी पे बेस्ड था। Identify the incorrect statement regarding missile technology control regime MTCR, और इसमें सबसे जो इनकरेक्ट वो लास्ट में ये लिखा गया, इंडिया इज नॉट ए मेंबर। इंडिया है मेंबर इसका, इंडिया केवल एनएसजी का मेंबर नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। तो बाकी ये तीनों सही है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्लासेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड ऑन पावर एज डिस्क्राइब बाय बैकरैक एंड बैराज डू नॉट इंक्लूड। तो बैकरैक एंड बैराज ने जो है वो सेकेंड डायमेंशन ऑफ पावर दिया था, दैट इज पावर ऑफ एजेंडा सेटिंग। उसको मैंने कई जगह एक्सप्लेन किया, अभी नहीं कर रहा हूं। उसमें इन्फ्लुएंस होती है, फोर्स होती है, मैनिपुलेटिव रिलेशन होती है, लेकिन मेंटेनेंस रिलेशन से मुझे नहीं लगता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेन कंट्री। तो ये सब सही है, इस्लामिक ISIS सीरिया में, अलकायदा अफगानिस्तान में बेस्ड है, बोको हरम नाइजीरिया, हिजबुल्ला जो है वो मोरक्को बेस्ड है। डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट मैरियन मॉरिस यंग ने दिया था। तो ए का 3, तो ए के 3 से ही आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। और ग्रुप डिफ्रेंशिएटेड राइट जो हैं ये विल कमेलिका ने दिए हैं, तो आप इसको डी को 1 कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे ये क्रैक, बाकी को मैच कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीकल्चरलिज्म में ये। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय फ्रांसिस फुकुयामा। तो इसमें जो है ट्रस्ट, द ग्रेट डिसरप्शन, ऑरिजिन ऑफ पॉलिटिकल, हु आर वी जो है सैमुअल हटिंगटन, जिन्होंने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन लिखा है, वो उन्होंने लिखा है। Which theory of regionalism emphasizes the role of spillover to create pressure for further economic and political integration? तो इसको नियो फंक्शनलिज्म कहते हैं, इसको फंक्शनल इंटीग्रेशन थ्योरी भी कहते हैं, स्पिल ओवर। तो इसको इसके बारे में और आप पढ़ लीजिएगा। द रेसिडुअल मीनिंग इम्प्लाइड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज सर्वाइवल, मॉर्गन्थो ऐसा कहते हैं। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन स्टेट इज टू प्रोटेक्ट देयर फिजिकल पॉलिटिकल कल्चर। ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं, सही भी है, तो ए होगा। सो डियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि कितना थकाने वाला एक्सरसाइज होगा। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, क्योंकि मैं बहुत तेजी से मैं भागा हूं और मैंने इसमें अनलाइकली बहुत ज़्यादा पीला एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, क्योंकि इसको रिसर्च करने में ही मुझे बहुत टाइम लगा। तो मुझे लग रहा था कि इतना टाइम दिया कि मैं वीडियो में दूंगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझको इसको करने में एक चीज़ तो जरूर फील हुआ कि यदि इस लेवल का क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आपको डीप स्टडी करनी होगी और कट ऑफ बहुत लो जाएगा। इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपने देखा कि 150 में से 75 क्वेश्चन तो बिल्कुल लड्डू टाइप के भी थे इसमें, लेकिन बाकी जो 75 थे वो काफ़ी रिसोर्स आपका जो है डिमांड करते हैं। इट्स गुड, इट्स गुड। तो मैं इसलिए ट्राई करूंगा कि पेपर 2 के भी 150 को जो है भले 2-3 दिन लगे, लेकिन उसको एनालाइज करूंगा, जिससे कि, और यदि आप RPSC दे रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। डेफिनेटली आपको फायदा होगा। फायदा केवल इसलिए नहीं कि सर वहां पे हैं, फायदा क्योंकि आप एक ग्रुप में, तो आना आरएन जो कहती हैं, ग्रुप में को क्रिएशन होगी, उससे जो आपकी सिनर्जी होगी, हारमोनी होगी,
उससे आपको जो फ़ायदा होगा वो अलग है, एक फोकस होता है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स मैं भी बहुत कोशिश करूंगा उसको क्रैक कराने में, आपकी हेल्प करने में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने नेम, टेलीग्राम, मोबाइल नंबर को इस मेल आईडी पे भेजिए। और यदि आप कोई रिसोर्स देख रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ भी दो रिसोर्स नहीं है। एक उसमें से अमेजन पे अवेलेबल है, बेस्ट 1000 MCQ, और एक इंस्टा मोजो पे PDF वर्जन में। तो मिलेंगे बहुत जल्द पेपर 2 के साथ, मे बी बाय द वीकेंड, देखते हैं। तब तक के लिए विदा।